जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिमाल और स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में सामान्य हिंदी के 25 ऐसे प्रश्न लेकर आ रखे हैं हम, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको हैरान कर देंगे और आप इनका उत्तर ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये बहुत खास होने हैं। इससे पहले अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो इससे पहले एक सीरीज जरूर देख लीजिए। और संपूर्ण व्याकरण आपने पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न जो होगा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सार्थक और निरार्थक शब्द, ठीक है। बात करें दूसरे नंबर पर, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी, अधिकारी, अविकारी होना था इसमें, अविकारी, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी जिनसे विकार उत्पन्न होता रहता है, वो बार बार बदलते जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन आपने करना है। यानी इस कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा वो आपने चयन करना है। सरस, अम्बुद, पादक या अरविंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, अरविंद। कमल को अरविंद भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्वाद, अपवाद, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, अपवाद। यानी सामान्य नियम विरुद्ध, नियम के विरुद्ध बात, तो ये अपवाद वाली बात हो जाती है, ठीक है। इतना आपने बताना था, नियम के विरुद्ध जो बात है उसके लिए अपवाद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, मुझे मजा आती है। वाक्यांश इतना है, मुझे मजा आती है। वाक्य के शब्द की त्रुटि बताए। कौन सी शब्द त्रुटि है इसमें? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, विभक्ति संबंधी या कोई नहीं। तो इसमें जो है लिंग संबंधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे मजा आती, यानी ये पुल्लिंग की बात नहीं हो रही है, ये स्त्रीलिंग की बात नहीं हो रही है, ये पुल्लिंग की बात की जा रही है। मुझे मजा आता है, ये ई की मात्रा नहीं हो जाएगी, इसलिए लिंग संबंधी इसमें अशुद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। इसमें आपने पूरा करना है, तीनों डॉट डॉट के स्वामी है, इसलिए आप त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। भवनों के, भुवनों के, गांवों के या महलों के। तो शिव को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, अर्थात त्रिभुवन, तीनों भुवन, ठीक है। स्वर्गलोक, पातालोक और पृथ्वीलोक, तीनों भुवन के स्वामी कहा जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 आएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा, देशज, बोली या कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगी। यानी क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसे बोली कहा जाता है, ठीक है। वो क्षेत्रीय अनुसार होते हैं, बदलती रहती है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, किसी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? जो लिखने की भाषा की लिखने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा आपका बोली, भाषा, रूपरेखा या लिपि। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए बोली सर्वोत्तम माध्यम है और वही उसकी नींव या पकड़ होती है। यानी हर भाषा की एक लिपि होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, ओम शब्द का उदाहरण है। ओम शब्द किसका उदाहरण हो सकता है? पुल्लिंग स्वर का, दीर्घ स्वर का, ह्रस्व स्वर का, तीनों का। तो ओम जो होता है यह तृतीयांत यानी पुल्लिंग स्वर, जिसमें 3 गुना समय अधिक लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो ह्रस्व स्वर आता है, फिर दीर्घ स्वर आता है जिसमें दुगना समय लगता है, और पुल्लिंग स्वर जिसमें 3 गुना समय, जैसे ओम आदि वगैरह बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, अंतस व्यंजन के उदाहरण है। इनमें से अंतस व्यंजन के उदाहरण कौन सा हो जाएगा? स, श, श, ह, य, र, ल, व, दोनों, सॉरी ये भी दोनों होना था यहाँ पे, ठीक है।
दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतस व्यंजन जो है वो 11 अलावा आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? सामान्य हिंदी व्याकरण चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भी जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, 6, 9, 11। तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो 7 मानी जाती है। ठीक है ना, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ऊ, औ। ठीक है, ये 7 स्वर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण कौन से हो जाएंगे इसमें? ऊष्म व्यंजन वो कहलाते हैं जिन वर्णों को के उच्चारण में हमारे मुख से जो हो गर्म सांसें निकलती है, गर्म भाप निकलती है, तो वो कहलाते हैं श, 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 हा। ठीक है, ये अंतस व्यंजन होते हैं, ये आंतरिकरण से आ जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, ता, थ, द, ध, न, ये वर्ण जो है ये कौन से वर्ण है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन या कोई नहीं? तो ये न स्वर है न व्यंजन है, बल्कि ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन तो आएंगे लेकिन कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की बात करें, अक्षर कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं? स्वर को, स्पर्श व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को या व्यंजन को? तो स्वर जो कहा जाता है वो व्यंजन वर्णों को, सॉरी, अक्षर जो कहा जाता है वो व्यंजन वर्णों को कहा जाता है। ठीक है, ये स्वर जो होती है ये मात्राएं होती है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। कई बार आपने कहा कि आ भी अक्षर है, आ अक्षर नहीं, वो मात्रा कहलाती है। आ, ई, उ, री, री। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करें, बोलने के भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान, संगम, व्याघात, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा ये ऑप्शन, अनुतान। उतान, अनुतान। ठीक है ना, उतार चढ़ाव की गति को समझने के लिए अनुतान शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों के मेल, स्वर वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन और स्वर वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात करें, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 9, 12, कोई? तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं मुख्यतः वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करें, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5, 4, 3, कोई नहीं। तो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी की बात करें तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर बात की थी स्वर वर्णों के परस्पर मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो यह नीचे प्रश्न बन गया है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर वर्ण आप सामने हो तो वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग के साथ अगर मिलेगा तो दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई भी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी विसर्ग संधि। यानी प्लस से पहले विसर्ग होना चाहिए, प्लस के बाद स्वर आए तो विसर्ग संधि कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न तो बहुत आपको लग रहे होंगे कि जिस तरीके से थंबनेल बनाए गए वैसे प्रश्न है नहीं, लेकिन सामान्य प्रश्न हम कई बार भूल जाते हैं। हमें बेसिक चीज याद नहीं रहती। भले ये प्रश्न देखने में और सुनने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं। भले आप साहित्य लेवल के बड़े बड़े प्रश्न याद रख लेते हैं, लेकिन ये छोटे प्रश्न कभी कभी याद नहीं हो पाते, तो इसलिए इनको भी याद करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, सुविधा की दृष्टि से हिंदी के शब्दों को उनके स्रोत या उद्भव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्रोत और उद्भव के आधार पर जो बांटा गया है वो 5 प्रकार से जो बांटा गया है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 22 की बात करें, संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज तद्भव तस्मिन् एक। तो संस्कृत के ही शब्द जो हिंदी में लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम का मतलब होता है जो हिंदी में तो प्रयोग हो रहे हैं लेकिन संस्कृत के ही शब्द, जैसे प्रातः, प्रातः लिखते हैं हम, तो ये संस्कृत के शब्द है, हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन प्रातः को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सुबह। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 की बात करें अगर, इनमें से कौन बृहतमुखी स्वर है? आ, उ, ओ, औ। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आ जो है बृहतमुखी, बृहतमुखी का मतलब जिसमें मुख बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो कई बार पूछे जाते हैं छोटे छोटे प्रश्न कि बृहतमुखी आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन बृहतमुखी का मतलब, बृहत मतलब बड़ा, मुखी मतलब मुख, जिसमें जिसको उच्चारण में मुख बड़ा हो जाता है, आ पूरा मुख हो जाता है। ठीक है, तो बृहत स्वर पहले। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, किस क्रम में पश्य स्वर, पश्य स्वर कहाँ है? ई उ ए आई। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ऊ को पश्य स्वर कहा जाता है। ऊ का मतलब ऐसे पीछे से, पश्य का मतलब पीछे, बहुत गहराई से आवाज आती है, पश्य स्वर कहलाता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न इसका होगा प्रश्न नंबर 25 के अक्षर ज्ञान है, ये क्या है? मूल अनु संयुक्त या सॉरी संयुक्त स्वर है कि संयुक्त व्यंजन है? तो ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अक्षर ज्ञान और स्वर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के छोटे से प्रश्न थे, लेकिन आपके लिए और कई कई बार बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई करने वालों के लिए भी छोटे बन जाते हैं, इसलिए आप इसको अन्यथा न दें। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।